आपको 9,000 करोड़ का वो विजय माल्या का फ्रॉड केस तो याद ही होगा, कैसे वो इतना बड़ा स्कैम करके इंडिया से फरार हो गया था, जिसमें उसने देश के 17 अलग अलग बैंकों से लोन लिया था और लोन के पैसों को ओवरसीज टैक्स हेवन कंट्रीज में लॉन्डर कर दिया था। और ये आज भी ब्रिटेन में एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। और 2010 का वो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, वो भी कई लोगों को याद ही होगा, कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर डबल फंडिंग रेस की गई थी और बाद में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। और 2008 का वो 2G स्कैम, उसे कैसे भूल सकते हैं। CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1,76,000 करोड़ का लॉस इनकर करना पड़ा था हमारी इंडियन इकोनॉमी को इसकी वजह से, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हद से ज़्यादा 2G लाइसेंसेस बांटे गए थे। हाँ, बांटे ही गए थे एक्सट्रीमली लो प्राइस पर। और ये तो मैंने सिर्फ 3 केसेस ही बताए हैं आपको। ऐसे सैकड़ों की संख्या में आपको स्कैम्स एंड स्कैंडल केसेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप रिसेंट 30 सालों की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो। अब ये सारे केसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इन सभी केसेस में एक कॉमन कनेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे इंडिया में हवाला ट्रांजैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी बड़ी संख्या में इंडिया में चलता आया है और चल भी रहा है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ इन मनी लॉन्डर्स के टूल्स एंड टेक्निक्स भी अपग्रेड हो रहे हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर अपने आज के इस वीडियो में इस मनी लॉन्ड्रिंग के रियल गेम को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Money laundering came to be the term for any process that cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins. Money laundering. Money laundering. Money laundering. Money laundering. For the name of this activity, money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग ये टर्म 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मनी एंड लॉन्ड्रिंग। तो मनी का मतलब तो आप जानते हैं, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है वॉशिंग करना या फिर क्लीनिंग करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मनी जो कि इलीगल सोर्सेज से ऑब्टेन हुआ है, उसके सोर्स को छिपाकर उसे ऐसा दिखाना जैसे वो एक लीगल सोर्स से आया हो। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो यूएस के कुछ माफिया लॉन्ड्रोमेट यानी कॉइन ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर्स का बिजनेस चला रहे थे। उनका असली काम तो जबरन वसूली, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, अवैध शराब, इन सब का था। लेकिन यहाँ से मिली ब्लैक मनी को लॉन्ड्री के बिजनेस के साथ मिक्स करके उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर देते थे। तो इसीलिए यहीं से इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग का नाम मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग एज अ क्राइम 1980s में लोगों की नज़र में आने लगा। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग 90s में पॉपुलैरिटी गेन करता है, जब कई पॉलिटिशियंस इसे प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब ब्लैक मनी के ब्रॉडली 2 सोर्सेज हो सकते हैं। पहला, लीगल सोर्स, इसमें पैसा तो लोगों ने लीगली ही कमाया होता है, पर इसे गवर्नमेंट से छिपा लेते हैं ताकि उस कमाई पर उन्हें टैक्स न देना पड़े। दूसरा सोर्स होता है इलीगल सोर्स। अब इसमें क्राइम, करप्शन, स्मगलिंग, रॉबरी, जितने भी अवैध तरीके हैं वहाँ से पैसा आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक 3 स्टेप प्रोसेस है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो कि प्लेसमेंट का होता है, इसमें जो डर्टी मनी है उसे फाइनेंशियल सिस्टम में घुसाया जाता है। अब इसके कई मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला मेथड, ब्लैक मनी के लार्ज अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक कर दिया जाता है और फिर इन अमाउंट्स को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में टेम्पोरली डिपॉजिट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड होता है परचेजिंग ऑफ एसेट्स का। इसमें डर्टी मनी को रियल एस्टेट में खर्च किया जाता है, प्रॉपर्टीज खरीद ली जाती हैं, व्हीकल और भी हाई वैल्यू एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसीज परचेज कर ली जाती हैं, जिन कंट्रीज में कम स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज होती हैं वहाँ की। ब्लैक मनी को लेजिटिमेट मनी के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि उसे पहचानना और मुश्किल हो जाए। इसके अलावा और भी कई सारे मेथड हैं सिस्टम में पैसे घुसाने के। अब एक बार सारे पैसे सिस्टम में एंटर हो गए तो अब बारी आती है लेयरिंग या फिर स्ट्रक्चरिंग की। अब इस स्टेप में मनी लॉन्डर को पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस स्टेप में सिस्टम में डाले गए मनी को बार बार सर्कुलेट किया जाता है, इधर से उधर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे, ताकि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखकर डाउट ना हो और ओरिजिनल सोर्स जहां से पैसा आया है उसे पूरी तरीके से मिटाया जा सके। इसके अलावा बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी की जाती है इस लेयरिंग के स्टेप में। अब इन सब के बाद तीसरा और आखिरी स्टेप बचता है जो कि इंटीग्रेशन का है। इस स्टेप में जहां जहां मनी सर्कुलेट किया गया था वहां से अब धीरे धीरे करके सारा पैसा क्रिमिनल्स के लेजिटिमेट बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। जो प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स एंड एसेट्स खरीदे गए थे उन्हें भी बेच दिया जाता है और अब ये सारा पैसा जो कि पहले ब्लैक था अब वो वाइट मनी बन जाता है। इसके अलावा कुछ और फेमस टेक्निक्स हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ की जाती हैं,
जैसे कि राउंड ट्रिपिंग। अब राउंड ट्रिपिंग समझने से पहले थोड़ा हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो हवाला ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें फिजिकली पैसों का ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या यूँ कहें एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हवाला एजेंट्स के थ्रू। अब मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरी यहाँ पर एक कंपनी है XYZ नाम की, और मुझे 10 करोड़ ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो किसी हवाला एजेंट को कॉन्टैक्ट करूँगा और उसे 10 करोड़ कैश दे दूँगा और साथ में ही एक पासपोर्ट भी दूंगा। अब वो एजेंट यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में, लेट्स से मॉरिशस, तो मॉरिशस में अपने साथी एजेंट के साथ कांटेक्ट करेगा। इधर मुझे भी अपना एक बंदा मॉरिशस में बैठाना होगा। अब इंडिया वाला एजेंट मॉरिशस वाले एजेंट से कहेगा कि देखो भाई, मुझे यहाँ पे 10 करोड़ कैश रिसीव हो गए हैं, तो आप एक काम करो कि आप इनके बंदे को 10 करोड़ वर्थ की मॉरिशस करेंसी दे देना, अगर वो ये पर्टिकुलर कोड बताता है तब। इधर मैं अपने बंदे को पासपोर्ट बताकर भेजूंगा और सारा पैसा निकलवा लूंगा, और इस पूरी ट्रांजैक्शन में ये एजेंट्स भी 1-2% का कमीशन ले लेंगे। तो अब सारा पैसा मॉरिशस में पहुंच गया है और अब मेरा आदमी उन पैसों को लेकर मॉरिशस में ही अलग अलग शेल कंपनीज में लगा देगा। शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर में ही देखने को मिलता है हमें। रियल में ऐसी कोई भी कंपनी वहाँ मॉरिशस में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। कुल मिलाकर ये बिल्कुल फर्जी कंपनीज होती हैं। अब उन्हीं शेल कंपनीज से कुछ समय बाद मैं अपनी कंपनी XYZ में इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब मॉरिशस के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, मतलब कि वहाँ का कोई इंडिविजुअल अगर यहाँ अपनी अर्निंग सेंड करता है तो उसे सिर्फ एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ इस केस में टैक्स देने का राइट मॉरिशस के पास ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज मॉरिशस की ही हैं। और शायद आपको मालूम हो कि मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री भी है, मतलब कि वहाँ पे टैक्स चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। और अब ये जो इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में आई है, ये वाइट मनी हो गई मेरी, मतलब मेरा ही पैसा जो कि पहले ब्लैक था वो घूम के वापस से मेरे पास आ गया वाइट में, और इसी पूरे प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। अब ऑफ कोर्स ये मैं जितना बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं, ये तो मैंने आपको ऊपर से बस समझाने के लिए बता दिया। अब मॉरिशस जैसी ही कई और कंट्रीज भी हैं जिनके साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, और वो टैक्स हेवन कंट्रीज भी हैं, केमन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग जैसी। तो अब आप समझ लो कि कितना मनी ब्लैक से वाइट में बदला जाता है इसके थ्रू। अब मान लो मुझे पैसा वापस अपनी कंट्री में नहीं लाना है, तो मैं उसे किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर दूंगा, या फिर उसी कंट्री में रखे रहने दूंगा और बाद में अब्रॉड जाकर उसे यूज़ करूंगा, जैसा कि विजय माल्या ने किया था। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेरर फंडिंग। बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह फंडिंग रेस करते हैं और इसे लेजिटिमेट दिखाकर टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें भी काफ़ी बड़े अमाउंट में फंडिंग रेस की गई थी इन्हीं सब मेथड्स का यूज़ करके। इसके अलावा सोशो कल्चरल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि एक बार मनी लॉन्ड्रिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद एक क्रिमिनल और कॉन्फिडेंट हो जाएगा और अगली बार उससे भी बड़े लेवल पर काम करेगा। इसका मतलब देश में ज़्यादा फ्रॉड बढ़ेगा। ज़्यादा फ्रॉड का मतलब ज़्यादा करप्शन, ब्राइब, एज अ रिजल्ट और लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे और गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम गैप काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम्स को भी इससे थ्रेट है और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसकी वजह से बिगड़ती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए एक प्राइमरी अथॉरिटी है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम लोग ED कहते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU नाम की एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि इसे रेगुलेट करती है। ED एंड FIU के अलावा कुछ और रेगुलेटर्स भी हैं जो कि इसे गाइडलाइंस के थ्रू रेगुलेट करते हैं, जैसे कि SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। इसके अलावा 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लाया गया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और इसके अंदर क्रिमिनल्स के इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड पेनल्टीज, प्रॉपर्टी के सीजर, फ्रीजिंग एंड रिटेंशन, इसके अलावा फंड फ्रीजिंग जैसे प्रोविजंस हैं। और अभी रिसेंटली इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा इंडियन मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल हैं और शायद यही कारण है कि इंडिया में आज भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है और विजय माल्या जैसे कई लोग
आज भी दूसरों की मेहनत की कमाई बेशर्मों की तरह खा रहे हैं। और ना जाने हमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे कितने ही और लोग देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में।